एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो CUT UG 2024 के ऊपर है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ GT यानी जनरल टेस्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ये जो है वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्कस कर रखा है। और CUT UG के अंदर यहाँ पे मैं बात करना हूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग वगैरह और जो आपके यहाँ पे रीजनिंग के हो गए क्वेश्चन, और भी आपके क्या नाम है GK की मैं और वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और बाकी एक और वीडियो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और भी वीडियोस आती रहेगी, आप लोग चेकआउट करते रहना, ठीक है, रीजनिंग वगैरह की। तो सबसे पहली जो चीज़ें है वो यहाँ पे है ज्योग्राफिकल सरनेम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे स्टेट्स के नेम आपको याद रख लेना। जैसे लास्ट ईयर जो है 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो 2024 में भी आप मान सकते हो आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है, ये है आपकी मदुरई, ठीक है। सिटी ऑफ घाट जो है वाराणसी, वाराणसी कहाँ पे, यूपी में, ठीक है, तो याद रखना। सिटी ऑफ जॉय जो है बेसिकली कोलकाता है, ठीक है। और सिटी ऑफ म्यूजिक जो है ये भी वाराणसी। वाराणसी में हम दो चीज़ें हैं, एक तो म्यूजिक है, सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं और सिटी ऑफ घाट भी कहते हैं, ठीक है। और सिटी ऑफ नवाब ये सबको पता है, लखनऊ है, ठीक है, और यूपी में, ठीक है, यूपी। और जोधपुर जो है बेसिकली आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, RJ। और यहाँ पे ये ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी जो है बेसिकली यहाँ पे जोधपुर को हम ब्लू सिटी कहते हैं। मैं ब्लू सिटी की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और पिंक सिटी आपको याद रखना, पिंक सिटी कहाँ पे, ये बता दो आपको। और ग्रेप सिटी की बात करें तो ये है नासिक। और सिल्क सिटी की बात करें तो भागलपुर है। और क्वीन ऑफ डेक्कन ये जो है हम बोलते हैं पुणे को। और क्वीन ऑफ हिल्स जो है हम बोलते हैं शिमला को। तो ये आप लोग याद रख लेना, ये सारी जितनी टर्म्स हैं, ठीक है, 2024 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी मैंने यहाँ चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। और बाकी नीचे आता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर जो है बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन से हेडक्वार्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं। ये भी आपका जो है GK से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला तो यूएन, यूएन क्या है, 1945 में स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945। न्यूयॉर्क की स्थापना जो है आपको याद रखनी है, स्थापना भी कभी कभार पूछ सकता है, ठीक है। तो और पहले जो हम इसे बोलते थे UNO बोलते थे, अब ओ हटा दिया तो अब सिर्फ UN बोलते हैं। पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, अब सिर्फ UN बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, यहाँ पे 5 कंट्री शामिल है, नाम से ही आपको पता है। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, और यहाँ पे चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो 5 कंट्री ब्रिक्स में है। और ADB का मुख्यालय कहाँ है, वो है मनीला। ADB जो है बेसिकली, ठीक है। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। एशियन की स्थापना कब हुई थी, वो थी 1967 में। अगर बात करें UNDP की, तो वो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में UN का भी आपका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, DP इसकी फुल फॉर्म है। नाटो, नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी, ब्रुसेल्स, इस यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, नाटो, ठीक है। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। और एग्जैक्ट डेट आप लोग चेकआउट कर लेना, आपको पता होना चाहिए नाटो की स्थापना क्यों करी गई थी, ठीक है। बाकी बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO हम जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। मैं पूरी फुल फॉर्म भी बताता चल रहा हूँ, तो इस वजह से याद रखना। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, जेनेवा ऑस्ट्रिया। और अगर बात करें तो यहाँ पे लंदन, ये है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय है वियना में, ठीक है। ओपेक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। FAU ये इतना कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है, ये सब याद रखना। वाशिंगटन ये जरूरी है आपको, IMF का याद रखना, वाशिंगटन में है। यूनेस्को का है पेरिस। WHO का है जेनेवा। जेनेवा में आपको ये याद रखना है, जेनेवा में आपकी दो चीजें हैं। एक तो है आपका जेनेवा में WHO, ठीक है, दूसरा है आपका WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। और अगर आप बात करोगे न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क में बेसिकली UN की और UNDP, ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो इस तरीके से याद रखना है किसका मुख्यालय कहाँ है। और हाँ, ये तो मैंने UNDP की बात करी, यूनिसेफ के भी मुख्यालय जो है, यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बाकी बात करते हैं UNEP का जो है नैरोबी में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, बेसिकली मैंने बात कर ली थी ADB, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख भी रखी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है मनीला, ठीक है। नाटो आपको पता है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। अब जेनेवा में जैसे मैंने कहा, जेनेवा में दो मुख्यालय, अब यहाँ पे तीसरा मुख्यालय हमें याद रख लेना है, रेड क्रॉस।
तो ये 3 मुख्यालय जो है हमारे वो है जेनेवा में, रेड क्रॉस का, डब्ल्यूएचओ का और डब्ल्यूटीओ का, ठीक है। अब ब्रुसेल्स में भी अगर हम देखें, ब्रुसेल्स में भी हमने देखा, जैसे ब्रुसेल्स में हमने देखा कितने मुख्यालय ब्रुसेल्स में। पहला तो है आपका ईयू, यूरोपियन यूनियन, दूसरा आपका हो गया नाटो, ठीक है, नाटो हो गया। और अगर बात करें नाटो है और यहाँ पे और कुछ है, मेरे ख्याल से ब्रुसेल्स, नाटो, ठीक है। तो एक दो मुख्यालय हो गए, और अगर आपको दिखे तो लिख लेना। नाटो की स्थापना 1949 थी। यूरोपियन यूनियन आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में अगर ये पूछ ले कि लास्ट कंट्री कौन से शामिल हुई थी, तो वो 2013 में शामिल हुई थी, क्रोएशिया नाम से, ठीक है। क्रोएशिया एक कंट्री का नाम है जो यूरोपियन यूनियन में शामिल हुई थी। अब यूरोपियन यूनियन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन में टोटल जो है अभी करंटली वो है 27 कंट्री शामिल, 2024 में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, पहले ये 28 कंट्री शामिल थी इसमें, लेकिन 28वीं कंट्री जो जुड़ी थी वो यूरोपियन यूनियन जुड़ी थी, लेकिन ब्रिटेन जो है यहाँ से बाहर हो गया। ब्रिटेन जो पहले यूके जो है आपका, यानी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जो है यहाँ से अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उसने यूरोपियन यूनियन से हटा दिया, ठीक है। तो मतलब कौन सा सम्मेलन था, वो था ब्रेग्जिट सम्मेलन। ब्रेग्जिट सम्मेलन से वो बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट जो है ब्रिटेन नहीं है। तो अगर ये पूछ लेता यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री शामिल है, तो वो 27 है अभी करंटली। 28 पहले थी, 28 जो है ब्रिटेन, मैंने कहा वो बाहर हो गया, ये याद रख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आईसीजे। आईसीजे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय द हेग है, ठीक है। ये याद रखना, हेग हेग, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नीचे। अब कुछ बात कर लेते हैं हम राज्यसभा को लेके या लोकसभा को लेके। पहली बात तो हम लोकसभा या राज्यसभा से पहले हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट में आती है हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला आता है हमारा प्रेसिडेंट, दूसरे स्टेप पे आता है हमारा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा आ गया अपर हाउस जिसे बोलते हैं। फिर लोकसभा, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। तो इसे याद रखना है, लोकसभा आपका लोअर हाउस है और राज्यसभा आपका जो है अपर हाउस है, ठीक है। राज्यसभा आपका अपर हाउस है। अब ये ध्यान रखना, इंडियन पार्लियामेंट में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर इनके बिना कोई भी जो भी रूल बनता है वो बन नहीं सकता, कोई भी रूल पास नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, लोकसभा में राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है, लोकसभा की इंपॉर्टेंस है। और अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है और प्रेसिडेंट ने उस पर मना कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने, तो फिर वो रूल पास नहीं होता। हालांकि प्रेसिडेंट जो है अनुमति देनी पड़ती है कई चीजों को लेके, ठीक है। तो ये बात अलग है, लेकिन हम नॉर्मल सी बात करें यहाँ पे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अगर मैं आता हूँ 250 सीट्स होती है टोटल, जो है सीट्स जो है राज्यसभा में वो 250 होती हैं, जिसमें 238 सदस्य जो है, यानी 238 मेंबर जो है कहाँ के होते हैं, स्टेट के होते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इलेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर। अब राज्यसभा को कौन इलेक्ट, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे जो जनता है, यानी जो भारतीय जनता वो यहाँ पे इलेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो है बेसिकली एमएलए वगैरह जो है यहाँ पे इलेक्ट करते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड जो है यहाँ पे सदस्य आपके होते हैं, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। 12 नॉमिनेटेड सदस्य, ये ध्यान रखना कौन होते हैं ये लोग। ये 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं किस फील्ड से, आर्ट, साइंस बैकग्राउंड से, लिटरेचर बैकग्राउंड से या सोशल सर्विस बैकग्राउंड से, ये 12 सदस्य होंगे। और इन्हें कौन नियुक्त करेगा, इन्हें करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करता है कि ये 12 सदस्य होने चाहिए इस फील्ड से ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात कर ली, यहाँ पे अगर टोटल हम देखें तो 229 में जो है बेसिकली यहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंट होते हैं और 4 जो है यूनियन टेरिटरी के होते हैं। यूनियन टेरिटरी में हर किसी को यहाँ पे राज्यसभा में सीट नहीं है, ध्यान रखना। दिल्ली में तो है फिर भी, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो 245 मेंबर यहाँ पे हो गए अभी करंटली एट प्रेजेंट टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो प्रेजेंटली है वो 245 है, वैसे मैक्सिमम जो सीट्स है वो 250 होती है, ठीक है। और इसी तरीके से लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो 552 है, ठीक है। हालांकि मेंबर जो है 543 है, लेकिन टोटल जो सीट्स है वो मैक्सिमम वो 552, ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैक्सिमम जो है राज्यसभा में सीट वो है 250। तो ये आपको बस नॉर्मल इतना पता होना चाहिए, ठीक है। यह हो सकता है कि इस तरीके से पूछ ले कि लोकसभा में कितनी सीट्स होती है या राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं,
करंटली कितनी है, या इस तरीके से पूछ ले मैक्सिमम कितनी सीट्स होती है, तो मैक्सिमम जो है राज्यसभा में वो होती है 250, ठीक है। और कितने नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, तो 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो टोटल उसमें जो है 530 और प्लस 20 और प्लस 2 ये रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हिसाब रहता है। ये दो सदस्य जो है नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो दो सदस्य है नॉमिनेटेड जो होते हैं अब इसे हटा दिया गया, यानी अब बेसिकली जो है मैक्सिमम सीट वो 550 ही है लोकसभा के अंदर, ठीक है। दो सीट्स हटा दी गई जो पहले नॉमिनेटेड सदस्य होते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन होते थे, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन कोटा होता था, तो अब उन्हें हटा दिया, तो एंग्लो इंडियन का कोटा अब खत्म हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एंग्लो इंडियन नहीं है अब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर इसे रिमूव कर दिया गया। और ये मेरे ख्याल से 2020 में हटाया गया था, ठीक है, क्योंकि 2020 में इनका पूरा हो रहा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो राज्यसभा जो है कभी भी डिसोल्व नहीं होती, यहाँ पे लिखा हुआ भी है राज्यसभा द परमानेंट हाउस नेवर गेट डिसोल्व कंप्लीटली, ठीक है। तो राज्यसभा में जो हर 2 साल पे, यानी हर 2 साल पे यहाँ पे बेसिकली 1/3 मेंबर जो है यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल होता है। लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 5 साल, ठीक है। 5 साल बाद वो दोबारा से इलेक्ट होते हैं। और इलेक्ट जो लोकसभा के जो मेंबर चुनते हैं वो कौन चुनती है, जनता चुनती है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर को। राज्यसभा में जनता नहीं चुनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है, मतलब एक व्यक्ति का जो वो होता है कार्यकाल, वो 6 साल होता है। और ये कभी डिसोल्व नहीं होगी, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, कभी भी डिसोल्व नहीं होने की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी अगर ये पूछ लिया जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट में कौन सी ऐसी संस्था है जो डिसोल्व नहीं हो सकती, राज्यसभा है या लोकसभा है, तो राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लोकसभा के बारे में दे रखा है नीचे, तो लोकसभा में 545 जो मैंने कहा, ये 545 अभी करंटली है, कभी 543 है, 545 है, ठीक है। लेकिन अब मैक्सिमम जो है यहाँ पे 550 हो गया। अब मैंने दो बोला, दो अब एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, पहले एंग्लो इंडियन का भी कोटा होता था, एंग्लो इंडियन नियुक्त होकर आते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं होंगे, इसे 2020 में हटा दिया गया, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। और ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, जनरल जी के क्वेश्चन है, ठीक है। 543 सीट्स यहाँ पे जो है बेसिकली मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। मेजोरिटी देखो, गवर्नमेंट अगर बनानी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है वो यहीं से होती है, ठीक है। अगर किसी को गवर्नमेंट बनानी तो मेजोरिटी अगर आपकी 272 सीटें आ गई, कितने में से, 543 में से, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पीएम बन सकता है। अब पीएम जो बनता है वो लोग जो है जैसे मैंने कहा, हम लोग एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा में जो व्यक्ति होता है हम उनके चुनते हैं। तो ये लोकसभा के जैसे हमने एमपी को चुना, अब वो एमपी जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो टोटल 272 सीट अगर किसी पार्टी की, लाइक बीजेपी की 272 से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है, तो वो मेजोरिटी में, और मेजोरिटी में है तो जाहिर सी बात है उसकी गवर्नमेंट होगी। अगर इन फ्यूचर आगे किसी और की गवर्नमेंट बनती है, मेजोरिटी किसी और की आ जाती है, तो वो दूसरी गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया, दो सीट जो है यहाँ पे एंग्लो इंडियन की होती है, इंडियन कम्युनिटी। अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन जो है बेसिकली हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन अब नहीं है, तो इसे याद मत रखो। बस इतना याद रखना, अगर पूछ ले कि एंग्लो इंडियन अभी है या नहीं, तो बोल देना नहीं अभी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा आपको 5 साल का टाइम पीरियड होता है एक व्यक्ति का। और राज्यसभा में मैंने एक व्यक्ति का कार्यकाल होता है 6 साल का। और राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती है। और लोकसभा जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा होते डिसोल्व हो जाती है, ठीक है, यानी विघटन हो जाता है। और यहाँ पे रूलिंग पार्टी आपकी मैंने बताया, ठीक है, लीडर इज द प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ पे। अब जैसे मैंने कहा हम लोग एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो यही इनका जो लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एमपी सिलेक्ट द अदर मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बेसिकली ये कैबिनेट मिनिस्टर को भी चुना जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने जा रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है प्राइम मिनिस्टर के, ये देखो आपका थोड़ा इंडियन पार्लियामेंट का जीके आ सकता है, इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर जीके आ रहा है तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर का जो है बेसिकली यहाँ पे क्या क्या रोल है, यहाँ पे जैसे फंक्शन क्या है। एक तो ये कंट्री का हेड होता है, ठीक है, और ये कंट्री का हेड होता है, ये ध्यान रखना। और ये जो है एक तरीके से व्यवहारवादी भी होता है, रियल जो सारी रियल पावर है वो इसी के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास,
ठीक है। जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, यानी जो एक्चुअल पावर का यूज करता है गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। प्रेसिडेंट जो है बेसिकली कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर तो है लेकिन बहुत मिनिमम पावर है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है बेसिकली अगर कोई बिल पास होना होता है तो वो दूसरी बार अगर कैबिनेट ने ये कह दिया कि ये डिसीजन आपको दोबारा से डिसीजन लो, और वही दोबारा से कोई बिल दोबारा से प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेज दिया जाता है और बिना कुछ चेंज करे, तो प्रेसिडेंट को अनुमति देनी ही पड़ेगी उस बिल पे। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, अगर कोई बिल है वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा सबसे पास हो गया, अब प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए, क्योंकि कोई भी बिल होता है तो प्रेसिडेंट की अनुमति अनिवार्य है। अब प्रेसिडेंट की अनुमति मिल नहीं रही, प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जो बिल है इस पे दोबारा से रीडिस्कशन करो। अब डिस्कशन के लिए दोबारा बोला, अब हो सकता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं अब उनका मन नहीं है कि हमारा जो ये रूल है वो दोबारा यही होना चाहिए, सेम हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो रूल अगर वो जो लॉ है वो दोबारा से क्या नाम है प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता तो फिर उसे मानना ही पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत मिनिमम पावर है एक प्रेसिडेंट के पास, और प्राइम मिनिस्टर के पास मैक्सिमम पावर है जो यूटिलाइज करता है। और यहाँ पे टू लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। थ्री लिंक्स, यहाँ पे आप लोग ये पढ़ लेना क्या क्या चीजें। एडवाइस यहाँ पे इन्फॉर्म करता है, जैसे एडवाइस हो गया, और इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को कि कौन सी चीजें क्या हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 जो है सिलेक्ट काउंसिल मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री के पास होती है पावर ये। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, यानी एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, हिंदी में बोले तो मंत्री परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, बाकी यहाँ पे, और यहाँ पे पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जो विभाग होते हैं, जैसे हम हिंदी में विभाग बोलते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब यही है कि कौन सा विभाग, होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में रहेगी, या जो है डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर में रहेगी, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब बाकी हम नीचे आ जाते हैं। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ये CUT UG पॉलिटिकल साइंस की बुक है, अगर आपको इसे परचेज करनी है तो परचेज कर सकते हो। इस व्हाट्सअप नंबर से आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर देना, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। बुक का प्राइस जो है 139 है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बुक का प्राइस है 139, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ है, लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है, 5 मॉक टेस्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 मॉक टेस्ट है इसमें, और चैप्टर वाइज यहाँ पे आपकी समरी भी है, ठीक है, कि क्या क्या समरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर बुक परचेज करनी है तो अमेजोन किंडल से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग बुक की PDF जो है व्हाट्सअप के थ्रू भी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। नीचे आ जाता हूँ, बस इतना ही है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं है। हाँ, तो यही यहाँ पे हमारा समाप्त हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की जो बेसिकली हमने बात करी, नॉर्मल थी आज वीडियो, आपकी पहली जो थी इंडियन पार्लियामेंट को लेकर थी, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट है, हेडक्वार्टर था, और ज्योग्राफिकल सरनेम ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो ये हमने आज के उसमें 3 बात करी। इंडियन पार्लियामेंट वाला थोड़ा याद रख लेना, इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये सरनेम वगैरह भी आप लोग, मैं कह रहा हूँ जो 4 वीडियो आएंगी उनमें आपको रट्टा मारना है, ठीक है। रट्टा मारना, कुछ भी करो रट्टा मारो बस, ठीक है। आपका GK कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पार्ट 1 देख सकते हो, पार्ट 1 की ऑलरेडी वीडियो है, और जो पार्ट 3 है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। जब पार्ट 3 आएगी तो पार्ट 3 को भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल इसके 4 पार्ट आएंगे, अभी जो है 2 पार्ट और रह गए, आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप और इंस्टा और सभी आपका जो व्हाट्सएप चैनल है, सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है।